गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनदर सेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछले 2 स्लाइड्स में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी, कॉन्सेप्ट देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिवीजन देखा कि कैश फ्लो में एक्टिविटी कैसे डिवाइडेड है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम लोगों ने कैश फ्लो का फॉर्मेट भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम एक अप्रोच देखते हैं जिसमें हम लोग कैश फ्लो का न्यूमेरिकल कैसा होता है ये पहले समझते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा। तो न्यूमेरिकल कैसा होगा, न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग अब देखते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो मैं बताता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि उन क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है, उसके बाद हम लोग एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें कैसे अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला है 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 2 होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो बिजनेस के यूजुअल गेन या लॉसेस नहीं होते हैं। बिजनेस में कई बार अनयूजुअल गेन या लॉसेस होते हैं, जैसे कि फायर से लॉस हो गया तो वो एक प्रकार का आउटफ्लो है। वैसे ही उसका जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो अनयूजुअल है, रेगुलर नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो अब यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें कहां से मिलेगा, करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये फिगर हमें बैलेंस शीट जो क्वेश्चन की दी जाएगी उसमें 2 साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो करेंट ईयर के प्रॉफिट में से हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कम है तो यहाँ पर हमारा निगेटिव फिगर आएगा, तो हमें उससे निगेटिव में ही लिखना है। यहाँ पर हम लोग माइनस में नहीं दिखाते अकाउंटेंसी में, तो ब्रैकेट में शो करेंगे। देन अब देखिए इसमें ऐड क्या क्या करेंगे। सो ऑल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उनको ऐड कर लेंगे। मतलब नॉन कैश एक्सपेंस जिसमें कैश का आउटफ्लो एक्चुअल में नहीं होता, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो हम लोग P&L में डेबिट कर चुके हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है। तो उसमें आप देखिए सबसे फर्स्ट है डेप्रिसिएशन। आप सबको पता है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। देन गुडविल, पेटेंट, रिटर्न ऑफ। मैंने यहाँ पर गुडविल और पेटेंट 2 चीज लिखी है। जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, तो राइट ऑफ करते हैं तो उसको चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, लेकिन एक्चुअल में वो कैश का आउटफ्लो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एड बैक कर लेंगे। देन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो हम अवेल करते हैं उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एड बैक कर लेंगे। एक्चुअल में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब इसे एक कंसीडर वहां पर करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग है, लोन है या डिबेंचर्स है, उसका इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो हम इसको एड बैक कर लेंगे। देन अंडर राइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ। अगर हमने कोई अंडर राइटर्स कमीशन दिया है और अगर उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर एड बैक कर लेंगे। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर कोई फिक्स एसेट बेचने से हमें लॉस हो गया है तो भी वो कैश का एक्चुअल में आउटफ्लो नहीं है, इसलिए यहाँ पर एड बैक कर लेंगे। वैसे यहाँ पर लेस क्या क्या करेंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम एंड रेंटल इनकम। अगर कोई हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट से रिसीव होता है इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। वैसे ही कहीं से हमें डिविडेंड मिला है, शेयर्स खरीदे थे, इन्वेस्ट किए थे,
उससे अगर कोई इंटरेस्ट हमें मिलता है तो अगेन वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, माइनस कर देंगे। रेंटल इनकम, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी है उसको हमने रेंट पे दिया हुआ है तो वो भी हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, माइनस कर देंगे। वैसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमें इन सब कोई फिक्स एसेट्स बेचने से गेन हुआ है तो वो भी कैश का एक्चुअल इनफ्लो नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब हम अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आपको ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा जो हमने फर्स्ट स्टेप की उसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देते हैं। आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए मैंने लिखा है ऐड, किस किस चीज को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है तो वो एक प्रकार से कैश का इनफ्लो है। करंट लायबिलिटी कब इंक्रीज होती है, एग्जांपल लेते हैं क्रेडिटार्स इंक्रीज हो गए। क्रेडिटार्स कब इंक्रीज होते हैं, जब हम उधारी में सामान खरीदते हैं, तो उधारी में हमने सामान खरीदा, हमने पेमेंट नहीं किया तो उतना रुपए का हमारे पास कैश इनफ्लो हो गया। वैसे ही डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, जो हमारे करंट एसेट्स है डिक्रीज हो गए, स्टॉक डिक्रीज हो गया, ठीक है, डेटार्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि वो कैश में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पर हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे। इसका जस्ट रिवर्सल, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको हम माइनस कर देते हैं। ये एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो है। जैसे कि आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो गए, कैश का कन्वर्शन कम हो गया। डेटार्स इंक्रीज हो गए, मेरा डेटार्स में पैसा चला गया, मैंने उधारी में सामान बेचा, पैसा आया ही नहीं तो मेरे पैसे लग गए। वैसे ही डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तभी कम होगी जैसे क्रेडिटार्स को मैंने पेमेंट कर दिया, तभी करंट लायबिलिटी कम होगी। तो ये जो करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होगा ये हमारा कैश का आउटफ्लो है। तो वो दोनों हमने प्लस और माइनस कर दिया। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये इसकी सेकेंड स्टेप है। यहां पर हमें, और ये सारे पॉइंट हमें लिखने हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये जो कैश जनरेटेड ऑपरेशंस है उसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, ठीक है। इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका एक डिटेल फॉर्मेट है जिसमें मैंने सारी चीज इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर कोई चीज इसमें नहीं है तो वो 12th के सिलेबस से बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो जितना 12th से कंसर्न है उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान देने की कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ मिली है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपके पास बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। गुडविल, पेटेंट, जब हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर और इस साल का, पिछले साल मान लीजिए गुडविल 10 लाख थी, इस साल 9 लाख हो गई, तो हमने 1 लाख रुपए की गुडविल राइट ऑफ कर दी। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स होगा कि गुडविल 10 लाख थी और अब 11 लाख हो गई है। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की हमने गुडविल खरीदी है, परचेज ऑफ एसेट्स में होगा और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सिमिलर पेटेंट के लिए भी होगा और कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स होगा उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर रिड्यूस हो रहा है इट मीन्स इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो उसके बाद आपकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सब आपके, अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए लेस कर दे रहे हैं।
रेंटल इनकम, अब यहाँ पर देखिए रेंट जो पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रेमाइसेस है तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें प्रेमाइसेस रखना जरूरी है और उसके लिए पेमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंटल जो पेमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन रेंटल इनकम है क्योंकि हमारा बिजनेस रेंट पर प्रॉपर्टी देना हमारा रेगुलर बिजनेस नहीं है, इसलिए रेंटल इनकम को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। देन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन ये आपका नॉन कैश इनकम है, माइनस कर देंगे। ये करने के बाद जो रिजल्ट आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद वर्किंग कैपिटल के चेंज को ऐड और लेस कर देंगे। ऐड में आप देखिए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये भी हम करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे, उससे पता चलेगा। लेस में होगा इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये सेकंड स्टेप करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से हम इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड भी एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नेट है नेट इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे। अगर हमारे पास इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स रिफंड दोनों की इंफॉर्मेशन है, मान लो 15,000 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं, 3,000 रुपए रिफंड है, तो यहाँ पर नेट 12,000 रुपए ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे नेट टैक्स जो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डिटेल जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम टॉपिक लिखेंगे बी। ए लिखा था उस समय में 1, उसमें लिखा था ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले भी थियोरेटिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स एक्वायर करना या एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने से जो भी पैसा आएगा या जाएगा तो वो किस में इंक्लूड होगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे कि इनफ्लो का एग्जांपल है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी एसेट्स को जब हम बेचेंगे तो उससे जो भी प्रोसीड मिलेगा, मीन्स जो भी कैश रियलाइज होगा, दैट विल बी अंडरटेकन हियर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक्सक्लूडिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेचने से हमें पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको बेचने से कैश अगर रियलाइज होता है दैट विल बी इंक्लूडेड हियर। देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस टाइप के जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल है, इसको अगर बेचने से कोई कैश रियलाइज होता है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। देन इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम अगर इन्वेस्टमेंट से हो रहा है तो वो भी आपका इनफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और रेंट रिसीव, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी और उसको हमने रेंट पे दिया था, उस रेंटल इनकम को भी हम काम आनेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे ही पैरेलल देखिए आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो आपका आएगा फिक्स्ड एसेट्स के आउटफ्लो, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। देन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास कोई भी सरप्लस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड हियर, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, अगर इनटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए हम कुछ भी पैसे खर्च करते हैं, आपका इवेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, या गुडविल को अगर हम लोगों ने परचेज किया है तो वो यहाँ पर कैश के आउटफ्लो में होगा। ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, इसके टोटल को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पॉजिटिव आया तो हमारे पास ये कैश का इनफ्लो शो करेगा, और अगर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निगेटिव आता है तो ये हमारा कैश का आउटफ्लो है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट रिजल्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम। सो ये कैश इनफ्लो भी हो सकता है और कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार और आपका रिवाइज करा दूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है, आपका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स को बेचने से पैसा मिले, या कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है,
उससे अगर कोई पैसा मिल रहा है तो वो सारा यहाँ पर इंक्लूड होगा। रेंटल इनकम भी, अगर रेंटल पेमेंट है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, पिछले स्लाइड में भी बता चुका। लेकिन अगर रेंटल इनकम है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। वैसे ही आउटफ्लो में कोई भी फिक्स एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स हमने खरीदा या कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा तो वो आउटफ्लो होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो को, तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट सी पार्ट बनाएंगे। ए पार्ट अपन ने बनाया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी पार्ट बनाया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अब सी पार्ट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर है, अपन थियोरेटिकली इसमें समझ चुके हैं कि जब भी फाइनेंस हम रेज करते हैं या किसी भी लॉन्ग टर्म लोन या बोरिंग की रीपेमेंट करते हैं तो वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो में रिजल्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। यदि हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इशू करके जो भी पैसा मिलेगा दैट विल बी इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इंक्लूड होता है बैंक लोन या और किसी माध्यम से हमने किसी से बोरो किया है, मे बी पर्सनली, इंडिविजुअली या कॉर्पोरेट बोरोइंग हो सकती है। तो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये भी आपका कैश का इनफ्लो होगा। देन इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में इंक्रीज और डिक्रीज ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो गया तो ये इनफ्लो हो गया, अगर ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया तो ये कैश का आउटफ्लो होगा। वैसे ही कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया तो इनफ्लो है, कैश क्रेडिट रिड्यूस हो गया तो आउटफ्लो है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर कई बच्चे पुरानी बुक को फॉलो कर लेते हैं तो उसमें ओवरड्राफ्ट का रेंट लायबिलिटी के रूप में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करना है। देन पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। अगर हम कोई भी डिविडेंड पे करते हैं शेयर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है। कई बार कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट कर देती है साल के बीच में, जो कि फाइनल डिविडेंड नहीं होता है, तो उसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया, ये आउटफ्लो है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन। ये जो हमारे डिवेंचर्स और लोन है उस पर अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इट विल बी पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो है। देन पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर हम किसी लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, इट मे बी इंस्टॉलमेंट, इट मे बी फुल्ली हम पे कर रहे हैं, या रिडम्पशन कर रहे हैं, डिवेंचर का रिडम्पशन आप पढ़ चुके हो, डिवेंचर्स को रिडीम करना, रीपेमेंट करना, या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना, प्रेफरेंस शेयर को उनका पेमेंट पीरियड आ गया तो उनको पेमेंट करना, तो ये आपका आउटफ्लो में आएगा। अगर हम लोन रीपेमेंट करें, रिडम्पशन करें या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें। देन पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडर राइटर्स कमीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंस है तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, एक्सपेंस है, आउटफ्लो है। अंडर राइटर को हम कई बार कमीशन देते हैं। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो हमारे बचे हुए शेयर, जब हम शेयर इशू करते हैं और अगर वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होते तो बचे हुए शेयर्स हम अंडर राइटर्स हमसे खरीद लेता है, तो उसके लिए हम उसको एक पर्टिकुलर कमीशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटर्स कमीशन। तो ये भी आपका आउटफ्लो है। इन इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देंगे, हमारा रिजल्ट आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका सी रिजल्ट है। हमने 3 पार्ट देखे, ए में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी में अब देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों एक्टिविटी को हम लोग जोड़ लेते हैं। कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर जो इंक्रीज और डिक्रीज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम तीनों को ए प्लस बी प्लस सी को कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। प्लस अगर प्लस में आ गया तो इंक्रीज है, माइनस में आ गया तो डिक्रीज है। इसमें हम ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर।
साल के शुरू में जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये भी हमारा बुक में दिया रहेगा बैलेंस शीट में, तो आपको आंसर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका मैच हो गया, ये प्लस करने के बाद आपका ये फिगर पे आप आ गए कैश और कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों ने तीनों का एक डिटेल फॉर्मेट मैंने सिखाया। ये मैंने आपको 3 पार्ट में बताया, आप इसको एक पूरा पेज में इसे बना लेंगे। ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको एक साथ नहीं बता सकता, तो आप इसको 3 स्टेज में 3 स्टेज में मैंने बताया, आप इसको एक साथ ड्राफ्ट कर लेंगे। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सबसे फर्स्ट लाइन लिखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। बैलेंस शीट में 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहता है, तब हम उस बैलेंस को लेके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें ध्यान देना रहता है कि एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर उसमें है ना, और बैलेंस शीट में अगर रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो जब रिजर्व बढ़ रहा है इट मीन्स रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। वैसे ही प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स अगर इसमें दिया हुआ है, तब ये सारे आइटम अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर चुके हैं, तब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो प्रॉफिट एज पर P&L स्टेटमेंट जो शुरू में मैंने बताया था, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का जो फिगर है, उसमें ये तीनों चीज़ें हमें ऐड करना होगा। क्या क्या ऐड करना होगा, ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। जो भी हमारा करेंट ईयर का प्रोविजन है, अभी इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, डिविडेंड के न्यूमेरिकल करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स के न्यूमेरिकल अभी करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होता है, क्वेश्चन में कैसा दिया रहता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अगर ये 3 आइटम दिए हैं तो आप इसको वर्किंग नोट में पहले बना लेंगे। वर्किंग नोट में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें प्रॉफिट एज पर P&L स्टेटमेंट में ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड अगर कोई पेमेंट किया है, और प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लिखा है लेकिन सिलेबस में हमारा कवर नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये तीनों चीज़ों हम ऐड करेंगे तो ये हमारा फिगर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।